प्रधानमंत्री का दौरा को यूं तो यानी भी मजाक में डिसाइड हो गया और रफली डिसाइड हो गया, अभी आज यहाँ जाएगा कल वहां जाएंगे, ऐसा तो पर ज्यादातर कश्मीर के इलाकों में ही होता है। अगर अपन देखें तो बॉर्डर के पास हनुमानगढ़ भी लगता है, अपने गंगानगर भी लगता है, हमारे एरियाज में इस तरह की एरिया के अंदर आते हैं अपनी। अब ये कैसे पहचान होगी कि स्थानीय लोगों में, क्योंकि अब कौन उनके साथ सपोर्टिव था, कौन उनके नहीं था। ये तो वहीं के लोग इस भ्रम से बाहर निकले। पहले तो कट्टर इस्लामाबाद से बाहर निकले वो और बताएं भी हाँ अपराधी लोगों ने किया। 13 जून 2005 को पुलवामा में जो अटैक हुआ था, वहां 13 नागरिकों की हत्या हुई थी। उसके बाद में अगर सबसे बड़ा कोई जघन्य कांड अगर हुआ था तो वो भारतीय सेना के अंदर हुआ था, सीआरपीएफ की टुकड़ी के ऊपर हुआ था 14 फरवरी 2019 को। भारत का कश्मीर दुनिया का मुकुट है, सुंदरता का वो मुकुट है, संस्कृति का वो संगम है। अगर वहां इस तरह की आपराधिक गतिविधियां हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो निश्चित है जन भावनाएं उबाल पर है। लेकिन मेरा एक मानना ये भी है कि भाई सरकारें हो गई या फोर्स हो गई, ये अकेले नहीं कर सकती जब तक जन वहां का जो स्थानीय लोकल है वो वास्तव में नहीं मानेगा कि भाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये तो पुराना इशू है, ये तो चला ही वो मान ही नहीं रहे ना अभी भी, कई जैसे एक दबका है वो नहीं मानता। देखो कट्टरवादी तो नहीं मान रहे। हाँ। आज हम नई पंचायती में बैठे हैं और आज पंचायती का मुद्दा है जो ताजा पहलगाम में अटैक हुआ है उसको लेकर के, कि उस घाटी में ऐसा क्या था या क्यों हुआ। उसके लिए मेरे साथ वार्ताकार एक पूरा पैनल बैठा हुआ है, पंचायती करने वाले। या हम यूं कह सकते हैं हम खाली बैठी पंचायती कर रहे हैं फालतू के मुद्दों की। फालतू का मुद्दा नहीं है ये, एक राष्ट्रीय मुद्दा है। हमें लगता है ये फालतू का मुद्दा, ये फालतू का मुद्दा नहीं है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आशीष जी से है कि आप इस हमले को किस वे में देखते हैं? भी क्या ये राष्ट्र की संपन्नता सर्वोपरिता पर हमला है, या मानवता पर हमला है, या कश्मीरियत पर हमला है, या इंसानियत पर हमला है? बिल्कुल, ये मानवता पर हमला है, ये हमारी राष्ट्रीयता पे, संपन्नता पे, हर तरीके से देखा जाए तो ये एक ऐसा हमला है जिसके लिए आज हर हिंदुस्तानी का जो खून है वो खौल रहा है। और ये पहली बार हुआ है गुजारा जी जब टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ है, वरना कश्मीर के अंदर कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं होता था। ठीक है, ये सेना पे हमला करते थे या और हमले होते थे, लेकिन टूरिस्ट के ऊपर ये जो पहली बार अटैक है टूरिस्ट पे, स्पेशल मतलब पर्यटकों पे ये वो हुआ। आपका क्या सोचना है, क्या ये टारगेट हुआ है? टारगेट हुआ है, इससे पहले भी टारगेट किलिंग हुई है, पिछले साल भी जो कश्मीर के अंदर हुई थी। क्यों रही है? आप क्या सोच रहे हो? आपका यहाँ बैठे, वहां से 700-800 किलोमीटर दूर बैठे क्या सोचना है? आप भी देश के नागरिक है, सभ्य नागरिक है, आप चर्चा में शामिल है। सोचने के अंदर तो यही है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसका कुछ ना कुछ फेलियर दिखता है। इतनी दूर सिक्योरिटी या पूरे कश्मीर में सब जगह सेना हो सकती है? हाँ, सेना पूरे कश्मीर में बैठी हुई है। पहलगाम में जो वो जहां रिमोट से रिमोट एरिया, पहलगाम तो बेसिक है। जैसे आप और हम किताबों में पढ़ते आए हैं, वो बांग्लादेश के पास चिकन नेक भी ऊपर से पकड़ ले। पहलगाम तो हमेशा से ही ऐसा रहा। ये जो पहलगाम का और पुलवामा का ये जो बेल्ट है ना, एक जैसे अपने जहां बैठे हैं तो ये एक बेल्ट बोल देते हैं, अपने थार का मरुस्थल बोल देते हैं। तो थार को यूं थोड़ी है कि दिल्ली तक थार है, दिल्ली तो अरावली की पहाड़ियां आ जाती है, राजस्थान में दिल्ली तक लगता है। उसी तरह से ये आतंकवाद का गढ़ है हमेशा से। नहीं, इंटेलिजेंस ने भी सूचना ये कहीं ना कहीं थी कि भी कुछ इस तरह से हो सकता है। सिक्योरिटी तो बढ़ानी चाहिए थी, इनपुट भी मिले हैं। नहीं हो सकता है, इनपुट तो मिले ही होंगे, तभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपना दौरा कैंसिल किया है वहां का। ना प्रधानमंत्री खुद वहां जाने वाले थे। प्रधानमंत्री का दौरा को यूं तो यानी भी मजाक में डिसाइड हो गया, रफली डिसाइड हो गया, अभी आज यहाँ जाएगा कल वहां जाएंगे। पर ज्यादातर कश्मीर के इलाकों में ही होता है। अगर अपन देखें तो बॉर्डर के पास हनुमानगढ़ भी लगता है, अपने गंगानगर भी लगता है, हमारे एरियाज में इस तरह के अंदर आते हैं, अपने शांत एरिया के अंदर आते हैं, अपने बॉर्डर शांत है अपने। देखिए जो होना था वो तो चलो हो गया, बहुत गलत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या स्टेप सरकार को लेना चाहिए, वो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज हर एक आदमी के दिमाग में। सबसे पहले तो उनकी पहचान करनी जरूरी है। जो छुपे हुए रुस्तम है ना, अगर मैं मेरी भाषा में बात करूं तो करीबन मेरे ख्याल से अगर सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो 1500 लोगों को डिटेन किया है। और छोटे मोटे रेडी वाले खोमचे वाले हैं ना, वहां से सैकड़ों की संख्या में गायब। ये तो स्थानीय सहयोग के बिना तो पॉसिबल नहीं। बात तो यही है ना, जैसे आपके और हमारे शहरों में, हमें कॉमन शहरों में आते हैं, हमारे शहरों में कोई छोटी मोटी घटना हो तो हम लूट मार करने वाले को भाग करके पकड़ लेते हैं।
ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वहां आतंकवादी आए और उनको पहचाना नहीं हो या उनको पहचानते नहीं हो। लोकल कहीं भी लोकल स्पोर्ट के बिना बन भी नहीं सकता। सभी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट तो होता ही है, कहीं ना कहीं तो मिली है, ये तो आप भी सोचते हैं। इसका मतलब ये नकली भाईचारे से बाहर निकल के हमें धरातल पर आना पड़ेगा, सच्चाई को देखना पड़ेगा। सच्चाई को देखना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ेगा। क्या वहां के लोग आगे निकल कर आए? लोग देखिए, लोग तो जहाँ पे भी है, जहाँ के भी रहेंगे, अब वहां भी अब बताया वहाँ जा ये रहा नहीं है पता ना कि उनको कौन से लोग 400 सपोर्ट कर रहे हैं। संख्या के अंदर थे और वहां 200-400 लोग नहीं थे। आशीष जी, अभी तो कन्फर्म ही नहीं हुआ है। कोई कह रहा है 4 है, कोई कह रहा है 6 है, आज 3 लेकिन दिन निकलने को जा रहे हैं। पर्यटकों की संख्या जो पर जो थी, सपोर्ट पर्यटकों कर रहे हैं की वो भी संख्या जो कितने थी, हो वो सकते हैं? 300-400 लोग वहां थे। 2000 लोग। 2000 लोग। तो 2000 लोग भी अगर 4 आदमियों को नहीं, संभावित पर्यटक और पहलगाम वो लोकेशन है जहां से कुछ दिन बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, तो वो तो पहला पड़ाव वो पहला पड़ाव है, सेंसिटिव है, पहला पड़ाव ही वही है। हाँ, अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है वहां पर। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप से कुछ ही किलोमीटर दूर पर ये घटना हुई है। नहीं, पर अब ये कैसे पहचान होगी कि स्थानीय लोगों में, क्योंकि अब कौन उनके साथ सपोर्टिव था, कौन उनके नहीं था। ये तो वहीं के लोग इस भ्रम से बाहर निकले। पहले तो कट्टर इस्लामाबाद से बाहर निकले वो और बताएं भी हाँ अपराधी लोगों ने किया। ये पड़ोसी को तो पता ही होगा, ये कश्मीरियत की नहीं, ये इंसानियत की हत्या है। भी सरकार और इंटेलिजेंस चाहे तो ये कोई मतलब है ना, इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम पता नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल पता लगा। हाँ, सरकार अनबायस्ड होकर काम करे, मतलब सरकार अनबायस्ड होकर काम करे, देश के नागरिकों के वेलफेयर में काम करे, जो अपराधी है उसको तुरंत प्रभाव से पड़े। आपने जो बात बताई ना कि पहलगाम में, मैं आपको सिलसिलेवार पहलगाम की घटनाओं का वर्णन बताऊं आपको। 21 मार्च 2000 को अनंतनाग छत्तीस सिंहपुरा के अंदर 36 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह से आक्रमण हुआ था। आज से ठीक 25 साल पहले की घटना है ये। 2 अगस्त 2000 को पहलगाम के अंदर नुनवान घाटी के अंदर इसी तरह की घटना हुई, 32 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई। 20 जुलाई 2001 को अनंतनाग में जो शेषनाग कैंप था वहां पर घटना हुई थी, 13 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई। 1 अक्टूबर 2001 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर विधानमंडल के सामने अटैक हुआ था, 36 लोग मारे गए थे। 6 अगस्त 2002 को पहलगाम चंदनबाड़ी बेस कैंप के अंदर 11 नागरिक मारे गए थे। 23 नवंबर 2002 को दक्षिणी कश्मीर के लोअर मुंडा एरिया के अंदर 19 लोगों का जघन्य हत्याकांड हुआ था, अगर आपको याद हो तो। 23 मार्च 2003 को पुलवामा नंदी मार्ग गांव के अंदर घटना हुई थी। एक गांव के अंदर छोटे से में जहां पर्यटक घूमने गए थे, 24 लोगों को मार दिया गया था। और 13 जून 2005 को पुलवामा में जो अटैक हुआ था वहां 13 नागरिकों की हत्या हुई थी। उसके बाद में अगर सबसे बड़ा कोई जघन्य कांड अगर हुआ था तो वो भारतीय सेना के अंदर हुआ था, सीआरपीएफ की टुकड़ी के ऊपर हुआ था 14 फरवरी 2019 को। वो भी पुलवामा में हुआ और 40 हमारे निर्दोष सैनिक मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में जो ताजा घटनाक्रम है वो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम बेसारन घाटी के अंदर जहां 26 लोग मारे गए। मैं यहाँ ये नहीं बता रहा कि किस सरकार के अंदर हुआ, कहां नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है होते रहे कि इस बेल्ट के अंदर हमेशा से इस तरह की नक्सलाइट गतिविधियां चलती रही है, होती रही है। इसका मतलब स्थानीय नागरिकों का वहां समर्थन प्राप्त है, वरना इतना बड़ा हत्याकांड कभी भी नहीं होता। आप क्या सोचते हैं इन आंकड़ों के बारे में? नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, पर मैं फिर भी ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि जब आप इतना बता चुके हैं कि पहलगाम या इस एरिया के अंदर ये होता आया है, हाँ, पर्टिकुलर पैकेट्स के अंदर है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, सरकार किसी की भी रही हो, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी बात हमें सरकार से क्या लेना देना है? नागरिक तो मारे जा रहे हैं ना, आप और हम तो एक आंकड़ा है सरकार में, एक डेटा है, एक कम हो गया। वो सरकार की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? सरकार तो वैसे ही चल रही है। नहीं, अब मान ले अपन बात कर रहे हैं कि आज मतलब हर हिंदुस्तानी ये चाह रहा है कि इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अब स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब हम ये कहते हैं कि सब पाकिस्तानी भारत छोड़ दो, ये हम तो क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं, हम तो क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। जो वीजा लेके आए, पासपोर्ट लेके आए, वो इलीगल गतिविधियों में शामिल ही नहीं है, उसको बाहर निकालना। मतलब आपने ठीक है, एक जन भावनाएं थी, जन भावनाओं का सम्मान कर दिया, हमने पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया। आज पाकिस्तान भारत के सामने है क्या? पर होना क्या चाहिए लीगल? नहीं, अब इसमें आप एक जगह इंडस्ट्री अबंडन कर दी, आप उसको खत्म क्यों नहीं कर देते? आज मतलब आप उसको खत्म कर दें तब समझ आता है। उसको सस्पेंड करने से बेटर है उसको खत्म कर दो, क्या फर्क पड़ना है उसका? तो ऐसा आप क्या सोचते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो क्रिकेट तो देखो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम तो हर बार ही क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। डेवलपमेंट सॉल्यूशन है, ये तो डेवलपमेंट सारा व्यापार ही बंद कर दो, सबसे पहला तो यही है। हाँ, कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। नहीं, सॉल्यूशन सर मैं आपको बताऊं, मैं मेरे दिल की बात बताऊं तो सॉल्यूशन एक चाहिए हमें, फिर एक बांग्लादेश साला पैदा कर दो, वो एक सॉल्यूशन मेरे को समझ आता है। हाँ, तो फिर वो तो राष्ट्र विभाजन की बात हो गई।
भी एक अलग तरह का विभाजन हो लेकिन गया। आप बस एक समझे पर्टिकुलर नहीं। कौम या विशेष समुदाय के लोग हैं, वो एक किनारे हो गए और वो हम्म। देश विरोधी गतिविधियां चलाते रहेंगे, तो ये कौन सा वहां चमत्कार कर देंगे। दुनिया का मुकुट है वो, भारत का कश्मीर दुनिया कश्मीर का वाला मुकुट है, होता है। सुंदरता का वो मुकुट है, संस्कृति का वो संगम है। अगर वहां इस तरह की आपराधिक गतिविधियां हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो निश्चित है जन भावनाएं उबाल पर है। नहीं तो इसमें जो जैसे अब बोल रहे हैं, पाकिस्तान के स्टेटमेंट भी आए हैं, जैसे भारत ने अपने दिए हैं, तो पाकिस्तान भी तो कह रहा है कि भाई हम शिमला समझौते को भी रद्द करते हैं, भारत के रक्षा सलाहकारों को और सहायकों को उन्होंने देश छोड़ने के लिए बोला है, सिंधु जल समिति के पानी रोक लिया, बोलने पर युद्ध की कार्रवाई करी जाएगी। डिप्लोमेटिकली रिवर्स होता हाँ। है। शिमला समझौता रद्द करना मतलब वो एक लड़ाई झगड़े का समझौता था, उससे कोई भी देश की आंतरिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होती। इंडस ट्रीटी है, उससे पाकिस्तान की आंतरिक गतिविधियां प्रभावित होती है। अगर वो पूरा पानी हम भी नहीं रोक सकते, हमें भी पता है, क्योंकि डैम स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। अगर उसको रिजेक्ट करने के बाद में अगर 10% पानी भी रोक दिया ना, तो पाकिस्तान के अंदर खेती और एग्रीकल्चर जो जीडीपी है और वहाँ के लोकल पब्लिक के अंदर है, वहाँ हाहाकार मच जाएगा। नहीं, क्या हम ये पानी हम हमारे पूरे भारत में काम में नहीं ले सकते? जैसे अपने अगर बात करें अपने एरिया में, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ ना। अगर हम बहुत सारे सालों की बात करें, पिछले 60-70 सालों के अंदर, तो हम तो 1930 के अंदर जो लक्ष्मण रेखा अंग्रेज खींच के गए थे उसको डेवलप कर पाए। तो हम कर सकते थे, हमारी नई लक्ष्मण रेखा तो खींची नहीं। हम डेवलप कर सकते थे कि कर हम सकते पानी थे। जो उनको दे रहे हैं उसको हम यही यूटिलाइज कर लेते। कर सकते थे। हाँ। अकेले राजस्थान का 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर भूखंड एरिया वो खाली खाली पड़ा पड़ा है, है। दस रहा है। तो किसी भी तरीके से पानी यहाँ लेके आ सकता था। क्या नागरिकों की जान माल की कीमत से पैसा भारी है? सही बात है, बीकानेर से आगे तो मेरी तंत्र है है ही नहीं। अरे हमें यही, हम थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं अगर इधर गाँव महाराजा में। गंगा सिंह हिमाचल से पानी यहाँ लेकर के आ सकते हैं, तो भारत सरकार के लिए श्रीनगर से पानी यहाँ लेके आना या इंडस ट्रीटी चाइना के बॉर्डर से राजस्थान के अंदर पानी लेके आना कौन सा भारी काम है? परंतु हम डिप्लोमेटिक तरीके से इसमें ऐश बन रहे। ये जो घटनाएं हुई है प्रेजेंट में या पिछले 3 दिन की जो एक्टिविटी चल रही है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, क्या ये जनता इससे ज्यादा मांग कर रही है, ये जनता के भावना के अनुरूप है? मेरा ये मानना है गोदारा जी कि अगर जनता की जो एक्सपेक्टेशन इस टाइम सरकार से या मोदी जी से जो है, क्योंकि जो मोदी जी का हम 56 इंच की बात करते हैं या वो आंखें दिखाएंगे या वो सब चीज़ें जो हम बात करते हैं, तो जनता की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि कुछ बड़ा कदम उठाया जाए। और अगर ये बड़ा कदम नहीं उठाया जाता तो मेरा ये मानना है कि इसमें ये सरकार नुकसान उठाएगी आने वाले समय में। आप क्या सोचते हो, क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? डायरेक्ट आमने सामने की लड़ाई करें या इसको जड़ से खत्म करने के कोई लंबे टाइम के प्रयास शुरू करने चाहिए? लंबे टाइम की तो चल ही रहे हैं प्रयास। हाँ, पर धरातल पर कामयाब धरातल पे कामयाब नहीं हो रहे। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया की नो फ्लाई जोन घोषित किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क उससे, नहीं। तो भारत का उल्टा एक्सपेंसेस बढ़ेगा। भारत का अमेरिका यूएई जाने वाली जो फ्लाइट ए, रास्ते तो दूसरे भी है, रास्ते तो वैसे भी आ जाएंगे, वो तो रास्ते यूं क्या हो वो जाएंगे। मतलब है गुड़ी जैसा एयर सर्विस टाइप हो जाएगा? हो भी सकता है, लेकिन करेंगे कहाँ? करेंगे का बात ये भी तो है, हमें ये थोड़ी पता है कि वो कहाँ से आए सबसे हैं। अलग एक चीज और भी जो निकल के आई है, इससे थोड़ा सा अलग मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आज हम हिंदुस्तान के अंदर देखें, आप मतलब ये सोचिए कि जो लोग हफ्ते 10 दिन के लिए घूमने के लिए गए थे, वो एक ही दिन के अंदर उन्होंने अपना वापसी पैकेज वो लिया। हाँ, टूरिज्म तो खत्म हो ही गया ना, अचानक से खाली हो गया। मैं जिस चीज पे आ रहा हूँ, लेकिन आप उसमें देखें कि तो ये जो एयर इंडिया या जो ये कंपनीज हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करा, 80-80, 100% जो किराया है बढ़ा दी, वो बढ़ा दिया एकदम से। तो मतलब ये कितना गलत है कि भी आप अपने नागरिक जो वहां से निकलना चाह रहे हैं, अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं, और उनके साथ आप ये चीज कर रहे हैं। एक तरीके से राष्ट्रीय आपदा के टाइम और गंभीर उस पे भी अगर आप अब की बार पिछले 2000 से लेकर के अगर 2025 तक की घटनाओं का आकलन करें ना, एक सेंटिमेंट माइंड के अंदर परिवर्तित हुआ है। अब की बार स्थानीय लोगों ने कुछ हद तक सहायता करने की प्रयास किया है। लेकिन जो रुक के छन के खबरें आ रही है, लेकिन एक बात ये भी है ना, नहीं बाहर निकल के पहली बार जिस लाल चौक के ऊपर खून और देश विरोधी झंडे लहराए जाते थे, वहां आतंकवाद के खिलाफ यानी आतंकवाद पर कार्रवाई करने के लिए नागरिक निकल गए हैं। ये एक माइंडसेट। पर पुराने वीडियो जो उन्होंने सहयोग करे वो भी ज्यादातर वायरल हो रहे हैं, वो जो सामने आ रहे हैं। हाँ, कई मतलब ऐसे तो नहीं है, इस घटना से रिलेटेड नहीं है तो भी हो रहे हैं कि भी उन्होंने कोई पुराना सहयोग भी किया है, तो भी वो भी आ रहा है। एक गोदारा जी, सबसे बड़ा जो इशू है ना, जो मुझे लगता है ना कि एक बहुत बहुत बड़ा इशू है, ये तो कोई इससे बड़ा इशू तो हो ही नहीं सकता जो ये हुआ। लेकिन अगर हम बात करें ना, तो पहले जो मीडिया थी हमारी, पहले जो मीडिया थी वो भी सवाल पूछती थी, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, भाई गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
तो इस तरह के सवाल हुआ करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि वो पीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं, वो नाराजगी जाहिर करी है, कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, मतलब वो एक सरकारी प्रवक्ता सी लग रही है मीडिया जो है आज के टाइम की। हाँ, मतलब इस तरह का, जैसे कल का मेरे ख्याल से ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई थी। ऑल पार्टी बैठक में कल एक बड़ी अच्छी बात दिखाई दी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी और दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी एक बात, एकजुट होकर बात कही है, वे आप इन पर कठोर कार्रवाई करो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये दिल खुश अच्छा हो गया है, इस बात को देख के, तो दिल खुश हमारा हो गया। राजनीति नहीं करी किसी ने। दूसरा, हमें इस गंभीर और जघन्य हत्याकांड के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें कोई कास्टिज्म का या हिंदू वर्सेस मुसलमान का कोई दौर चलाना चाहिए, या हमें उस पर चर्चा भी करनी चाहिए। क्यों कि अगर हम 70 साल में इतने ही मैच्योर नहीं हुए ना, तो हमारी नागरिकता का कोई सत्र ही नहीं है। दूसरी बात, आपने जो बात की सवाल करने वाली, निश्चित ही मीडिया की भूमिका कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी है भयंकर तरीके से। मीडिया को अगर कसौटी पर देखा जाए ना, तो आज कसौटी के आईने पर खड़ा है मीडिया। मीडिया आज ऐसी जगह खड़ा है, वो कांच के शीशे के सामने खड़ा है, अगर एक पत्थर मार दिया तो किसका टूटेगा ये नहीं कह सकते। मीडिया को निश्चित ये सवाल करना चाहिए था कि इसके लिए जवाबदेह कौन था। लेकिन मेरा एक मानना ये भी है कि भाई सरकारें हो गई या फोर्स हो गई, ये अकेले नहीं कर सकती। जब तक जन वहां का जो स्थानीय लोकल है वो वास्तव में नहीं मानेगा कि भी कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये तो पुराना इशू है, ये तो चला ही वो मान ही नहीं रहे ना अभी भी। कई जैसे एक तबका है वो नहीं मानता। देखो कट्टरवादी तो नहीं मान रहे हैं, पर कट्टरवादियों को तो किनारे कर दिया सरकार ने। नहीं, पर योगेश जी, अगर पिछले 10 साल का एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि साहब लाल चौक पे आज तक है ना कोई झंडा नहीं फहरा सकता था, ये नहीं हो सकता था, वो नहीं। हम जब वहां जाके झंडा भी फहरा सकते हैं, वहां सब कुछ हो सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, अगर सरकार चाहे, इंटेलिजेंस एजेंसियां चाहें, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके लिए कोई बहाना नहीं है कि सरकार का। आपकी और हमारी चर्चा का मेरे ख्याल से सारांश यही है कि सरकार को एकजुट होकर ऑल पार्टीज को विश्वास में लेके जो अब तक कार्रवाई की है वो जनता की भावना के अनुरूप संतुष्टिपूर्ण नहीं है। जनता इससे बड़ी उम्मीद रखती है। जनता यूं चाहती है कि एक बार जो भी है उनको तरीके से साफ कर देना चाहिए। बिल्कुल निश्चित है बड़ी कार्रवाई होगी तो कुछ ईमानदार भी मारे जाएंगे, तो निश्चित है रोजाना हत्याएं होने से अच्छा अभी रोजाना वीर सैनिकों की लाशें वहां से आ रही है। गोदारा जी, अभी खबर आई कुछ आधा घंटा पहले कि भी उसमें शामिल एक आतंकवादी या टेररिस्ट का घर उड़ा दिया गया। हाँ, घर उड़ा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये ठीक है, लेकिन ये तो क्या है कि मतलब है ना, प्यादे हैं, छोटे प्यादे। हाँ, तो ये तो आते रहेंगे जब तक वजीर और राजा नहीं खत्म होगा। बड़ा जो नेक्सस को ऑर्गेनाइज करने वाला है उसको पकड़ के उनके घर और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे छोटे प्यादों को भी कवर करना चाहिए, पर इन पे भी कवर होना चाहिए। चलो, जड़ से खत्म होना चाहिए। जुड़े रहेंगे वार्ता में, बिल्कुल। अगले पंचायती फिर करेंगे, और आप लोग भी हमारे इस पंचायती से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।